हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज आपने समझ तो लिया ही होगा कि आज हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। हाँ, हम लोग कवर करेंगे क्या आज परासरण को कंप्लीट करेंगे, परासरण दाब को कंप्लीट करेंगे और परासरण दाब ज्ञात करने की जो बर्कले हार्टले विधि है इसको भी हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। लेकिन इन तीनों को समझने के पहले आपको सबसे पहले अर्धपारगम्य झिल्ली के बारे में जानना पड़ेगा। समझ में आ गया फ्रेंड्स? ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं क्या अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है। ठीक है, तो मैं परिभाषा बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वे झिल्लियां जो विलायक के कणों को जाने देती है और विलेय के कणों को रोक लेती है अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। समझ में क्या बोला? जो विलायक के कणों को जाने देगा और विलेय के कणों को रोक लेगा तो वही क्या कहलाएगा, अर्धपारगम्य झिल्ली। इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है, जैसे कि मेरे पास एक बर्तन है, उस बर्तन में मैंने क्या ले लिया, पानी ले लिया। क्या ले लिया? पानी लिया। तो पानी को क्या बोला जाता है, विलायक। क्या बोलेंगे, विलायक। और इसमें मैंने क्या डाला था, शक्कर डाल दिया। मान लेते हैं क्या डाल दिया, शक्कर। तो ये शक्कर को ही क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, विलेय बोलते हैं। क्या बोला जाता है, विलेय। समझ में आया? ठीक है, अब मैं इसको छानूंगा। क्या करूंगा, छानूंगा। तो पानी को जाने देगा लेकिन शक्कर के कणों को रोक देगा, तो वो जो झिल्ली है वही क्या कहलाता है, अर्धपारगम्य झिल्ली। समझ में आया? ठीक है, ये बताइए आपने अपने घर में चाय पी है कि नहीं? ठीक है, तो चाय पीते हैं तो चाय छन्नी होता है ना। तो चाय छन्नी का काम क्या होता है, चाय जो बना हुआ होता है लिक्विड, तो चाय के लिक्विड जो होता है उसको जाने देता है और चाय जो ऊपर में चाय पत्ती रहता है उसको क्या कर लेता है, रोक लेता है। समझ में आया? तो चाय के लिक्विड को जाने देता है लेकिन चाय पत्ती के कणे को ऊपर रोक देता है। कौन? चाय छन्नी। तो वही चाय छन्नी ही क्या है भाई, अर्धपारगम्य झिल्ली। मतलब उसी का टाइप का है, बता रहा हूं, समझाने के लिए बता मैं। समझ में आया? तो जो काम चाय छन्नी करता है उसी प्रकार से काम कौन करता है, अर्धपारगम्य झिल्ली। समझ में आया? और ये झिल्ली जो है पानी के कणों को जाने देगा और कणों को क्या कर देगा, रोक देगा। तो वही क्या कहलाता है, अर्धपारगम्य झिल्ली। समझ में आ गया? तो परिभाषा फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। वे झिल्लियां जो विलायक अर्थात पानी के कणों को जाने देती है और विलेय के कणों को रोक लेती है, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। इतना आपको लिखना है। समझ में आ गया? ठीक है, तो जंतु जगत और वनस्पति जगत में ऐसी बहुत सारी झिल्लियां होती है जो विलेय के कणों को जाने देती है और विलायक के कणों को जाने देती है और विलेय के कणों को रोक लेती है। समझ में आ गया? ठीक है, उसका कुछ कुछ एग्जांपल्स है। क्या क्या? पेड़ पौधों के छालों में होता है कि नहीं, पेड़ पौधों के छालों को आप निकालना। क्या होता है, अंदर में लिक्विड भर रहता है कि नहीं भर रहता, रहता कि रहता। तो वहां भी मतलब क्या, इसका मतलब ये कि लिक्विड का क्या हो रहा है, आदान प्रदान। बाहर से पानी गिरेगा तो पानी अंदर जाता है, इसका मतलब ये है। समझ में आ गया? तो पेड़ पौधे के छाले से पानी अंदर चला जाता है, मतलब पानी मतलब विलायक। तो विलायक के कणों को जाने देता है लेकिन किसी प्रकार का कण रहता है क्या अंदर में, बिल्कुल नहीं रहता। मात्र लिक्विड मिल सकता है लेकिन किसी प्रकार का कण नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? तो पेड़ पौधे का छाला हो गया, बकरे का मांसा हो गया, सुअर का मांसा हो गया, अंडे की झिल्ली, सेलोफेन, ये सब किसका एग्जांपल होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली का। समझ में आ गया? अंडे की झिल्ली का मतलब क्या है कि जब हम अंडे बनाते हैं नहीं, अब इसकी लंबी चौड़ी कहानी हो जाएगी। जब हम अंडे बनाते हैं तो छिलके की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अंडे के अंदर जो झिल्ली होता है ना ऊपर में, अंडे को उबालने के बाद ऊपरी सतह जो होती है वो जो होता है वो अंडे की झिल्ली जो है वो अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करती है। समझ में आ रहा है? ठीक है, फिलहाल इतना ही समझ लो कि उसमें काम करता है, बाद में कभी और मौका मिले तो मैं आपको बताऊंगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इस प्रकार से मेरे पास क्या खत्म हो गया, अर्धपारगम्य झिल्ली। इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है, तो मात्र आपको इतना याद रखना है कि झिल्ली का काम ये होता है कि विलायक के कणों को जाने देगा और विलेय के कणों को रोक लेगा, वही क्या कहलाता है, अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक झिल्ली होता है, कौन सा, ये होता है कॉपर फेरोसाइनाइड। एक झिल्ली का नाम है, झिल्ली का नाम क्या है, कॉपर फेरोसाइनाइड। इसका जो सूत्र होता है CU2 FeCN6। ठीक है, इसी को बोला जाता है क्या, कॉपर फेरोसाइनाइड। ये जो झिल्ली है इसका उपयोग प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला में जो वैज्ञानिक लोग होते हैं, साइंटिस्ट लोग होते हैं, वो इसका यूज करते हैं। समझ में आ रहा है? और इसी झिल्ली के माध्यम से समुद्र के पानी को पीने योग्य बनाया जाता है। कौन सी झिल्ली के माध्यम से बोलेंगे तो कॉपर फेरोसाइनाइड के माध्यम से। इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास क्या खत्म हो गया, अर्धपारगम्य झिल्ली, टॉपिक खत्म। ठीक है, अब अगला कौन सा है भाई, परासरण। अगला क्या है अपने पास, परासरण। अब परासरण को आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, परासरण समझ में आ गया तभी आपको परासरण दाब समझ में आ गया। अब परासरण दाब समझ में आ गया तो बर्कले हार्टले विधि ऐसे ही समझ में आ जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या है, परासरण। क्या पढ़ेंगे, परासरण।
अब परासरण को किसने बताया, तो उसका नाम कौन है, ए बनालेट, वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है। परासरण की क्रिया को बताने वाला कौन है बोलेंगे तो ए बनालेट है। कब बताया बोलेंगे तो 1748 है। कब बताया, 1748 में। समझ में आ गया। तो परासरण की क्रिया को समझाने के लिए ए बनालेट ने 1748 में एक प्रयोग किया। समझ में आ गया। अब प्रयोग क्या किया, सबसे पहले एक लिया थीसिल फनल, ये दिख रहा है फ्रेंड्स, तो इसको क्या बोला था, थीसिल फनल। ये जो दिख रहा है ये क्या है मेरे पास, थीसिल फनल। समझ में आ गया, ठीक है। अब उसने क्या किया, थीसिल फनल के ये जो भाग होता है ऊपरी भाग में, मतलब यहाँ पर निचली दिख रहा है, ठीक है, तो ये जो मतलब एक भाग में क्या कर दिया, अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा दिया। समझ में क्या बोला, सबसे पहले उसने क्या किया, थीसिल फनल लिया, जैसे थीसिल फनल है, थीसिल फनल के एक भाग में क्या लगा देंगे, अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा देंगे। तो ये क्या कर दिया, झिल्ली लगा दिया। और झिल्ली का काम क्या होता है, विलायक के कणों को जाने देना और विलेय के कणों को रोक लेना। ये किसका काम होता है फ्रेंड्स, झिल्ली का काम होता है, ठीक है। अब उसने क्या किया, इसके अंदर डाला शक्कर का विलयन। क्या डाला फ्रेंड्स, शक्कर का विलयन। किसके अंदर, तो ये थीसिल फनल के अंदर। समझ में आ गया। तो शक्कर के विलयन को डाल दिया। अब क्या किया, इसको उलट कर एक ऐसे पात्र में रखा जहां पर पहले से पानी भरा हुआ था। समझ में क्या बोला, ठीक है। यहाँ पर क्या भरा था, पहले से क्या भरा हुआ था, पानी भरा हुआ था। इतना तो कर डाला। अब कुछ देर बाद उसने देखा, क्या देखा, कि ये जो पानी के कण हैं इस झिल्ली को क्रॉस करके इस थीसिल फनल के अंदर घुसते जा रहे हैं। समझ में क्या बोला, ये जो पानी के कण हैं ये जो झिल्ली है अर्धपारगम्य झिल्ली, इसको क्रॉस करके कहां चले जा रहे हैं, थीसिल फनल के अंदर चले जा रहे हैं। ठीक, समझ में क्या बोला। अब यहाँ पर शक्कर का विलयन है तो ये ऊपर की ओर जाएगा, पानी यहाँ तक भरा है तो ऊपर क्यों नहीं जाएगा जी। समझ में क्या बोला। तो कुछ देर बाद देखा कि एच ऊंचाई तक थीसिल फनल में तल क्या हो जाता है, ऊपर की ओर चला जाता है। तो इसी को क्या बोला जाता है, परासरण। क्या बोला जाएगा, परासरण। अर्थात पानी का विलयन में घुस जाना क्या कहा जाता है, परासरण। समझ में क्या बोला। ये शक्कर का विलयन था और ये विलायक था, तो विलायक के कणों का झिल्ली को क्रॉस करके विलयन में चले जाना क्या कहलाता है, परासरण। सिंपल पॉइंट आपको समझ में क्या बोला, झिल्ली को क्रॉस करके पानी का विलयन में चले जाना ही क्या कहलाता है, परासरण। लेकिन इसको ऐसा नहीं लिखना है, इसको परिभाषित अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक है। कैसे परिभाषित करेंगे, ये कौन था, विलयन, और ये कौन था, विलायक। हाँ, तो विलायक और विलयन को पहले तो अलग अलग रखे हैं, ये विलायक था और ये कौन था, विलयन। तो विलायक और विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग रखने पर विलायक के कणों का कम सांद्र विलायक से अधिक सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। ये परिभाषा है, अब यही वाला आपको लिखना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक शब्द यूज किया, कम सांद्र और अधिक सांद्र। तो सांद्रता का मतलब होता है गाढ़ापन। क्या होता है, गाढ़ापन। पानी किसी प्रकार से गाढ़ा नहीं है, लेकिन शक्कर इसमें डला हुआ है तो शक्कर का विलयन कैसा है, गाढ़ा है। समझ में आ गया। तो शक्कर का विलयन अधिक सांद्रता वाला है और पानी क्या है, कम सांद्रता वाला है। तो कम सांद्रता से कहां जा रहा है, अधिक सांद्रता की ओर, ठीक है। और कौन जा रहा है, तो पानी के कण जा रहे हैं। तो पानी के कण अर्थात विलायक के कणों का कम सांद्र विलायक से अधिक सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाही क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा ना, वो अपने आप क्या हो जाएगा, अपने आप प्रवाहित होना शुरू कर देगा। समझ में आ गया। तो इसी को क्या बोला जाता है, परासरण। समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके बाद आगे का कवर करेंगे। तो चलिए भाई, अगला टॉपिक है अपने पास परासरण दाब। क्या है परासरण दाब। एक चीज है बस छोटा सा, परासरण दाब को पाई से शो करते हैं। किसे शो करते हैं, पाई से। तो परासरण दाब को पाई से शो किया जाता है। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब समझेंगे परासरण दाब को समझाने के लिए किया क्या गया। सबसे पहले एक पात्र लिए, क्या लिए, पात्र। तो सबसे पहले एक बड़ा वाला पात्र लिया मैंने, उस पात्र को दो भागों में डिवाइड कर दिया। किसके माध्यम से, तो अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से। इतना समझ में आ गया। तो एक बड़ा वाला पात्र लिया और पात्र के बीच में किसको रख दिया, अर्धपारगम्य झिल्ली को रख दिया, और झिल्ली के माध्यम से दो ठो बढ़ गया। समझ में आ गया। तो ये दो भागों में क्या हो गया, बढ़ गया। अब क्या करेंगे, एक भाग में रखेंगे विलयन को। किसको रखेंगे, विलयन को। और एक भाग में किसको रखेंगे, विलायक को। तो एक भाग में विलयन और एक भाग में क्या हो जाएगा, विलायक को रख दिए, ठीक है। और ऊपर में लगा देंगे क्या, पिस्टन। क्या लगा देंगे, पिस्टन। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, इस प्रकार से पिस्टन लगाएंगे। क्या लगा देंगे, पिस्टन। अब आप जानते हो, क्या जानते हो, कि एक में विलयन रखा है और एक में क्या रखा हुआ है, विलायक रखा हुआ है, ठीक है। अब बीच में कौन सी है, झिल्ली है। तो झिल्ली का काम क्या होता है, विलायक के कणों को जाने देना और विलेय के कणों को रोक लेना। तो विलायक को जाने देगा तो विलायक झिल्ली को क्रॉस करके कहां चला जाएगा, विलयन में। पॉइंट समझ में आ रहा है, ठीक है। तो विलायक झिल्ली को क्रॉस करके विलयन में चला जाएगा, तो विलयन का तल ऊपर उठ जाएगा ना भाई। पॉइंट आपको समझ में आया। तो विलायक के कण झिल्ली को क्रॉस करके विलयन में चले जाएंगे, तो विलयन का तल क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा।
समझ में आया? तो अब क्या करोगे, परासरण की क्रिया को रोकना पड़ेगा ना। परासरण अर्थात विलायक के कण विलयन में जा रहे हैं, उसको आपको रोकना पड़ेगा। तो कैसे रोकोगे, तो रोकने का एक ही तरीका है, इधर से आपको प्रेशर देना पड़ेगा। तो प्रेशर दोगे तो इधर के जो कण उधर जा रहे हैं, इधर के कण इधर आना बंद कर देंगे। पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? मतलब परासरण होना रुक जाएगा। तो परासरण की क्रिया को होने के लिए, सॉरी, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए आपने जो दाब दिया उसी को बोलते हैं क्या, परासरण दाब। समझ में आ गया क्या बोला? समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? ठीक है। तो हुआ क्या था, सबसे पहले हमने क्या किया था, विलायक और विलयन को अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा अलग अलग रखा था। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो विलायक और विलयन को अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा अलग अलग रखने पर या फिर पृथक रखने पर विलयन के पिस्टन के ऊपर डाला गया थोड़ा से थोड़ा दाब या फिर अल्प दाब ही क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। ये आपको लिखना है और यही क्या कहलाता है, परासरण दाब। समझ में क्या बोला, विलायक और विलयन को अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर विलयन के पिस्टन के ऊपर डाला गया अल्प दाब क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। और यही आपको लिखना है। इतना आपको समझ में आ गया? तो इसकी क्या हो गई, परिभाषा। समझ में आया फ्रेंड्स? तो चलिए फ्रेंड्स, अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, परासरण दाब ज्ञात करने की बर्कले और हार्टले विधि। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, इसमें कांच की 2 संकेंद्रित नलियां होती है। क्या बोला फ्रेंड्स, इसमें कांच की 2 संकेंद्रित नलियां होती है। संकेंद्रित का मतलब होता है बीच खाली रहेगा। जैसे कि हमारे पास एक पेन होता है, पेन की रिफिल होती है। जैसे ये समझ लीजिए, ये पेन की रिफिल है, पेन नहीं है, मान लेते हैं ना, ये पेन की क्या है, रिफिल है। और बीच से रहेगा खाली, बीच से क्या रहेगा, खाली। इधर से ऐसा देखूंगा तो मुझे क्या दिखेगा, आर पार दिखेगा। इसी को क्या बोलते हैं, संकेंद्रित। समझ में आ गया? तो ये मेरे पास 2 ठो क्या हो गया, संकेंद्रित नली रहेगा। किसका, कांच का। तो मेरे पास कांच का 2 ठो क्या रहेगा, संकेंद्रित नली रहेगा। पहला पॉइंट समझ में आ गया। अब इसको छेद कर देंगे, क्या कर देंगे, छेद कर देंगे। तो वो जो छेद रहेगा उसको बोलते हैं क्या, संरंध्र। क्या बोलते हैं, देखो सबसे पहले इसमें क्या था, इसमें कांच की 2 संकेंद्रित नलियां होती है, जिसकी भीतरी नली संरंध्र होती है, सॉरी क्या होती है, संरंध्र होती है। झारा देखो, झारा, सभी के घर में झारा होता है जिससे खाना पकाते हैं। ठीक है, तो वो छिद्र युक्त होता है ना, तो उसी को क्या बोला जाता है, संरंध्र युक्त। क्या बोलेंगे, संरंध्र युक्त। सबसे पहले क्या था मेरे पास, कांच का 2 ठो संकेंद्रित नलियां था, कांच का 2 ठो संकेंद्रित नलियां था, जिसका भीतरी नली कैसा है, संरंध्र है, मतलब छिद्र युक्त है। पॉइंट आपको समझ में आ गया? ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब इसके अंदर में क्या लगाएंगे, इसके अंदर में लगाएंगे क्या, झिल्ली लगाएंगे। क्या लगाएंगे, झिल्ली। कौन सी झिल्ली रहेगी, अर्ध पारगम्य झिल्ली। ठीक है, तो इसके आंतरिक भाग में विद्युत विधि द्वारा अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा देंगे। और झिल्ली का काम क्या होता है, विलायक के कणों को जाने देना और विलय के कणों को रोक लेना। ठीक है, तो ये जो झिल्ली है विलायक के कणों को जाने देती है और विलय के कणों को रोक लेती है। इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो यहां तक हो गया। उसके बाद आपको ना ये चित्र याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये चित्र याद रहेगा तभी आप इसको बना सकते हो। ठीक है, तो अभी मैंने जितना बोला वो इन दोनों नली के बारे में बातचीत चल रहा था। ये पहली नली और क्या जाएगा, दूसरा नली। तो इसमें कांच का 2 ठो क्या होता है, नली होता है, और वो भी कैसा होता है, संकेंद्रित। तो इसमें कांच की 2 संकेंद्रित नलियां होती है, जिसकी भीतरी नली क्या होती है, संरंध्र होती है। और इसके अंदर क्या लगाते हैं, तो अर्धपारगम्य झिल्ली लगाते हैं। क्या लगाते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली। किसका, कॉपर फेरोसाइड का। तो इसके आंतरिक भाग में कॉपर फेरोसाइड की अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी जाती है। इतना हो गया। अब इसके एक सिरे पर क्या होता है, टोंटीदार कीप लगा होता है, और इसके एक सिरे पर क्या होता है, केसिका नली लगी होती है। इसको भाई कुछ नहीं करना, देख देख के लिखना है। समझ में आया क्या बोला? तो इसके एक सिरे पर क्या लगा होता है, टोंटीदार कीप, और एक सिरे पर क्या होता है, केसिका नली। इतना आपको समझ में आ गया। अब ये जो कांच की 2 ठो नली है, इसके बाहर में भी एक ठो गन मेटल से, ये किसका बना बोलेगा, तो गन धातु से, गन मेटल से बनी हुई बाहरी नली फिट होती है। ये जो बाहरी नली दिख रहा है ना, ठीक है, ये किसका बना हुआ है, गन मेटल का, मतलब बंदूक धातु का बना हुआ है। इतना आपको समझ में आ गया। अब क्या होगा, टोंटीदार कीप के माध्यम से किसको डालेंगे, पानी को। किसको डालेंगे, पानी को। तो जैसे ही टोंटीदार कीप के माध्यम से पानी को डालोगे तो पानी यहाँ पास भर जाएगा, और यहाँ पास भरेगा तो इधर भी केसिका नली में पानी ऊपर की ओर चला जाएगा। पॉइंट समझ में क्या बोला, टोंटीदार कीप के माध्यम से पानी को भरा जाता है, तो पानी जो है केसिका नली में h ऊंचाई तक कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। कहां चला जाएगा, ऊपर। पॉइंट आपको समझ में आ गया? ठीक है, अब पानी बीच में आ गया,
और यहाँ पर आजू बाजू ऊपर नीचे इस पानी के ऊपर और नीचे में कौन है, अर्धपारगम में झिल्ली है। और झिल्ली का काम क्या होता है, विलायक के कणों को जाने देना और विलेय के कणों को रोक लेना। मतलब यहाँ पर क्या होगा, परासरण। क्या होगा, परासरण। देखो ऊपर में और नीचे में विलियन भरा, ध्यान देंगे ऊपर और नीचे में क्या लगा हुआ है, विलियन। और ये जो गन मेटल है उसके ऊपर में दाब और दाब मापक लगा हुआ है, पिस्टन भी लगा हुआ है और क्या लगा हुआ है, दाब मापक लगा हुआ है। और ये दाब मापक का ये जो दाब मापक है इसका काम क्या होता है, तो आप जो प्रेशर देंगे अंतिम में उसी को मापने के लिए क्या लगा होता है, दाब मापक लगा होता है। समझ में आ गया। हाँ, तो मैंने क्या बोला, परासरण की क्रिया होगी। तो परासरण की क्रिया में क्या होता है, पानी जो होता है झिल्ली को क्रॉस करके विलियन में चला जाता है, यही क्या कहलाता है, परासरण। ठीक है, तो अब परासरण की क्रिया को होने देते हैं, जिससे विलायक जो है झिल्ली को क्रॉस करके विलियन में चला जाता है। और विलियन में जाएगा तो विलियन का तल कहां हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा। समझ में आ गया। और विलियन का तल ऊपर उठ गया तो आपको क्या देना पड़ेगा, प्रेशर। क्यों प्रेशर दोगे, ताकि यहाँ का जल ऊपर जा रहा है इसमें ना जाए, उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा, प्रेशर। मतलब आप क्या करोगे, दाब दोगे, तो उसी डाले के दाब को ही क्या बोला जाता है, परासरण दाब। समझ में आ गया। और जितना आप दाब दोगे उसको इस दाब मापक के माध्यम से क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। इतना ही आपको लिखना है। समझ में आ गया। ठीक है, तो मैं पूरे को फिर से आपको रिवाइज करा रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला था, इसमें कांच की 2 संकेंद्रित नलियां होती है, जिसकी भीतरी नली क्या होती है, सरंध्र होती है। इसके आंतरिक भाग में विद्युत विधि द्वारा कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम में झिल्ली लगा देते हैं। और झिल्ली का कार्य होता है विलायक के कणों को जाने देना और विलेय के कणों को रोक देना। ठीक है, तो यह झिल्ली भी वही करती है, विलायक के कणों को जाने देती है और विलेय के कणों को रोक लेती है। इसके ऊपरी और निचली सतह पर गन मेटल से बनी हुई बाहरी नली फिट होती है और ऊपरी भाग पर दाब मापक भी लगा होता है। समझ में आ गया। इसके एक सिरे पर टोटीदार कीप और एक सिरे पर केशिका नली लगी होती है। जैसे ही टोटीदार कीप के माध्यम से पानी को डाला जाता है, पानी केशिका नली में h ऊंचाई तक ऊपर उठ जाता है। अब परासरण की क्रिया को होने देते हैं, जिससे विलायक का जो कण होता है विलियन में चला जाता है, जिससे विलियन का पिस्टन फिर से ऊपर उठ जाता है। अब विलियन के पिस्टन के ऊपर कम से कम इतना बाहरी दाब डाला जाता है कि परासरण की क्रिया रुक जाए। ठीक है, तो वही डाला गया कम से कम बाहरी दाब ही क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है, जिसे दाब मापक द्वारा नोट कर लेते हैं। इतना लिखना है भैया आपको। समझ में आया क्या। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां तक तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या खत्म हो गया, परासरण दाब ज्ञात करने की बर्कले और हार्टले विधि। ठीक है, लेकिन इसमें साथ ही साथ इसकी कुछ कुछ उपयोगिता है। ठीक है, तो उपयोगिता क्या है उसको देखते हैं। होता क्या है, यहाँ पर पानी और विलियन मतलब विलायक और विलियन के बीच साम्य अवस्था जल्दी स्थापित हो जाता है। समझ में क्या बोला, विलायक और विलियन के बीच साम्य अवस्था जल्दी स्थापित हो जाता है, अतः परासरण दाब ज्ञात करने में कम समय लगता है। पहली उपयोगिता मतलब ये जो क्रिया ना जल्दी जल्दी हो जाता है, लेट नहीं लगता। आप जैसे ही इधर से टोटीदार कीप से पानी को डालोगे ना, ठीक है, तो इसमें यहाँ से यहाँ क्रिया मतलब कैसे जाएगी, फटाफट होगा। मतलब इन दोनों के बीच जल्दी से क्या हो जाएगा, साम्यावस्था स्थापित हो जाएगा। मतलब परासरण दाब ज्ञात करने में कम समय लगेगा। ये इसकी क्या है, पहली उपयोगिता। दूसरा उपयोगिता क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो झिल्ली लगा हुआ है उसके फटने की संभावना बहुत ही कम होती है। मतलब अर्धपारगम झिल्ली के फटने की संभावना बहुत ही क्या होती है, कम होती है। दूसरा उपयोगिता। तीसरा उपयोगिता यह बोलता है कि अधिक सांद्रता का भी विलयन रहेगा, उसका भी परासरण दाब ज्ञात किया जा सकता है। समझ में क्या बोला, अधिक सांद्रता वाले विलयन का भी, अर्थात यदि सांद्रता मतलब समझ रहे हो नहीं, यदि अधिक गाढ़ा रहेगा कौन, विलयन, यदि शक्कर की मात्रा अधिक मात्रा में रहेगी मतलब अधिक गाढ़ा रहेगा। तो यदि विलयन अधिक गाढ़ा है अर्थात अधिक सांद्रता वाला है, फिर भी उसका परासरण दाब ज्ञात किया जा सकता है। इतना आपको समझ में आ गया। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, इसकी उपयोगिता समझ में आ गया फ्रेंड्स। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना यार। ठीक है, आपका एक लाइक से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है और इसी प्रकार से मैं आपके लिए नया नया वीडियो लाता रहूंगा। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक है, अपने दोस्तों को ये वीडियो को शेयर कर दो। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नए वीडियो में। टाटा बाय बाय।